welcome you once again, myself Pranshu Kumar Pathak, and this is the part 2 lecture. Okay, so in part 2 we will discuss about nucleosome. Okay, so nucleosome के बारे में इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे. ठीक है, चलिए करते हैं. So nucleosome were first observed as a particle in electron microscope by these two scientists. एंड देन कोरेनबर्ग ने क्या किया था कि बताया था कि 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में होता है. एक न्यूक्लियोसोम, जब एक न्यूक्लियोसोम बीड उठाएंगे तो ये होगा आपका हिस्टोन ऑक्टामर और उसमें क्या होगा, डीएनए ब्रैप होगा. ठीक है, और उसके साथ लिंकर डीएनए भी अटैच होगा. और अगर लिंकर डीएनए आप हटा दें तो हिस्टोन ऑक्टामर पर जो बेस पेयर होगा वो 146 कह सकते हैं या 147 कह सकते हैं. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द न्यूक्लियोसोम इज द फंडामेंटल सब यूनिट ऑफ क्रोमाटिन. क्रोमाटिन का फंडामेंटल सब यूनिट क्या है, न्यूक्लियोसोम. ईच न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ लिटिल लेस देन 2 turn of DNA wrapped around a set of 8 protein called histone, है ना, हिस्टोन ऑक्टामर जिसे कहते हैं. ठीक है, which are known as histone octamer. Each histone octamer is composed of 2 copy of each histone protein, that is H2A, H2B, H3 and H4, and their variance is also possible. So I am not discussing variant of this H2A, H2B and H3 and H4, but the histone variance is also available. ठीक है, चलिए. DNA must be compacted into nucleosome to fit into the cell nucleus, which I have already discussed in the first part, so I am not going to discuss again and again. ठीक है, in addition to nucleosome wrapping, eukaryotic chromatin is further compacted by being folded into a series of more complex structure, eventually forming chromosome. So लास्ट में क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा. ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है, वहां से कोई जीन एक्सेस नहीं हो सकता. क्रोमोसोम से क्रोमाटिड, क्रोमाटिड से फिर वो फर्दर सब्सिक्वेंटली न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट होगा. न्यूक्लियोसोम से भी एक्सेस नहीं हो सकता, न्यूक्लियोसोम को भी हटना पड़ेगा, यानी हिस्टोन उससे रिमूव होगा, तभी क्या होगा, आपका जीन फंक्शनली बिहेव कर सकता है. ठीक है, सो द रोल ऑफ न्यूक्लियोसोम, जनरली जो शुरू में लोगों को लगा था कि न्यूक्लियोसोम क्या करता है, रिप्रेशर की तरह यूज होता है. ठीक है, जिसे इन विट्रो हान ने किया था और इन विट्रो इन साहब ने किया था. ठीक है, चलिए तो इन विवो और इन विट्रो दोनों तरीके से लोगों ने देख के कहा था कि न्यूक्लियोसोम का काम क्या है, कि जीन का रिप्रेशर कर देना, जीन रिप्रेशन में इसका इन्वॉल्व होना. बट ऐसा बात नहीं है. अब ये भी पता चला है कि न्यूक्लियोसोम पॉजिटिवली रेगुलेट भी करता है और नेगेटिवली रेगुलेट भी करता है. लेकिन हाँ, न्यूक्लियोसोम बीड में जब पूरा कॉम्पैक्टेड होगा तो ऑब्वियसली आपका जीन क्या होगा, असेसेबल नहीं होगा. ठीक है, चलिए. सो पायनियर स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, आयरन के जो ग्रुप है उन्होंने किया था और इन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था कि हिस्टोन ऑक्टामर इज about to 1.7 turn लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है, 1.7 अप्रॉक्स 2, है ना, 2 टाइम क्या होगा, वो रैप होगा, 2 टाइम टर्न नहीं होगा हिस्टोन ऑक्टामर पे, दैट इज 1.7 इन जनरल व्यू. लेकिन आप राउंड अप लोगे तो, राउंड अप करोगे तो 2 हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होगा, एक तो कोर पार्टिकल होगा. ठीक है, एक क्रोमेटोसोम बनेगा और फिर न्यूक्लियोसोम. ठीक है, कोर पार्टिकल क्या होता है, 146 बेस पेयर, कहीं कहीं आपको मिलेगा 147 भी. ठीक है, डीएनए रैप्ड अराउंड 1.8 या 1.7 जो ऑलरेडी हम आपको पीछे दिखा चुके हैं. ये क्या होगा, हिस्टोन इंटरैक्ट विथ H1 टू फॉर्म अबाउट टू दिस नंबर ऑफ बेस पेयर. अब न्यूक्लियोसोम क्या होगा, इसमें और लिंकर डीएनए अटैच होगा और क्रोमेटोसोम लिंक्स विथ ए लिंकर डीएनए फॉर्मिंग न्यूक्लियोसोम. ठीक है,
लिंकर अटैच होगा तो ये 200 बेस पेयर का होगा। तो एक न्यूक्लियोसोम कितना होता है, 200 बेस पेयर का होता है। चलिए इतना समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं, है ना। फर्स्ट एटॉमिक रिजोल्यूशन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया गया था वो रिचमंड ग्रुप के द्वारा दिया गया था, और बाद में ठीक है ए ग्रुप ने फिर इसको क्या किया, और भी ज़्यादा इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डेवलप किया और बताया कि अल्फा सैटेलाइट पैलिंड्रोमिक डीएनए कैसे क्रिटिकली उसमें अरेंज्ड है। तो बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम किसी ने प्रोटीन का क्रिस्टलाइजेशन करके क्या करते हैं, हम उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है। सो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली दैट अमाउंट ऑफ बेस पेयर डीएनए, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। लिंकर डीएनए होगा तो कैसे क्या होगा, है ना। और टोटल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर का मिलेगा। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए आपको दिमाग में रखना है बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो मैच्योर स्पर्म होता है वो प्रोटामीन से पैकेज होता है, उसमें कहीं न्यूक्लियोसोम में का कहीं भी हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिस्टोन नहीं है तो हिस्टोन के जैसा ही प्रोटामीन है जो वहाँ स्पर्म के डीएनए को क्या कर रहा है, पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है। और इसी तरह के आपको आर्किया और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और दिस इज टेकन फ्रॉम लेरेंजर बुक। ओके, लेरेंजर से मैंने कट करके आपके लिए रखा है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो बैक्टीरियल डीएनए कॉम्पैक्टेड विथ, जो जैसे हम उसमें कहते हैं न्यूक्लियोसोम, तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड कहलाता है। और यहाँ पे जो हिस्टोन लाइक प्रोटीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, HU प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, हिस्टोन लाइक प्रोटीन को HU प्रोटीन कहते हैं। और यहाँ पे भी मतलब कि कहीं पे भी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, मेरे दोस्तों उसको पैकेज होना है। और पैकेजिंग के लिए हिस्टोन हो, चाहे हिस्टोन लाइक प्रोटीन हो या प्रोटामीन हो, कुछ भी हो भैया, जीन को डीएनए को पैकेज होना ही पड़ेगा। जब तक कि जीन पैक नहीं होगा तब तक वो क्रोमोसोम नहीं बन पाएगा। तो पैकेजिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए क्रोमोसोम। अब चलिए डीएनए साइट एक्सपोजर। अब डीएनए की साइट एक्सपोज नहीं होगी तब तक कोई क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगा, और क्या होगा, वो जीन फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा के रखना है। और रीमॉडलिंग में भी साइट एक्सपोजर का बहुत बड़ा वैल्यू है। जब तक कि एक्सेसिबल नहीं होगा फ्रैगमेंट, जीन फ्रैगमेंट जब तक एक्सेसिबल नहीं होगा तब तक आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट गोइंग टू बाइंड देयर एंड दैट प्रोटीन इज नॉट गोइंग टू ट्रांसक्राइब, दैट फ्रैगमेंट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसक्राइब। ओके, सो न्यूक्लियोसोम का जो डीएनए होता है इज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन ब्रैप एंड अनब्रैप। ये दोनों इक्विलिब्रियम में होता है, 50% ब्रैप 50% अनब्रैप। जब जरूरत पड़ेगा तब अनरैप होगा और वहाँ से जीन अपना ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसलेट होगा, और आपको पर्टिकुलर जो भी ज़रूरत है सेल को वो देगा, और फिर से बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हर टाइम अपना खुला हुआ है और हर टाइम वहाँ से निकल रहा है। तो पता चला कि भाई इंसुलिन बनाने वाला जीन इतना एक्टिव हो गया कि आपके बॉडी में क्या हो गया, शुगर का लेवल ही डाउन हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इज फाइनली ट्यून। कब किस चीज़ की जरूरत है तो इक्विलिब्रियम में होता है। जब जरूरत जिससा हुआ तो रैप हुआ, अनरैप हुआ, रैप हुआ, अनरैप हुआ। काम है तो अनरैपिंग होगी, काम होगा जिनका, फंक्शन खत्म, फिर क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो रैपिंग अनरैपिंग क्या है, ये इक्विलिब्रियम फेनोमेना है, दोनों चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ दिस रेट यूजिंग एक फ्रेट टेक्निक होता है। ठीक है, फ्रेट टेक्निक के बारे में आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या पता है। नहीं पता है तो आई विल डिस्कस इन सेल बायोलॉजी। ओके, सो DNA within nucleosome remain fully wrapped for इतना सेकेंड and unwrapped only for very small fragment। देख रहे हैं, रैपिंग बहुत जल्दी हो रही है, अनरैपिंग का जो टाइम है, टाइम पीरियड जो उतना सेकेंड तक अनरैप होगा, फिर रैपिडली क्या हो जाएगा, रीरैप हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया ज़्यादा देर तक रहेगा, पता चला कि काम ही नहीं है और ओपन रह गया तो पता चला कि भैया कैंसर सेल बन गया। ठीक है, तो आपको इसमें हम डिस्कस करके आपको बताएंगे भी कैसे 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 कंट्रोल होता है। ठीक है, सो
DNA does not need to be actively dissociated from the nucleosome, but that there is a significant fraction time during which it is fully accessible. So ये कौन डिसाइड करेगा? सेल डिसाइड करेगा, सेल टाइप डिसाइड करेगा और उनकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। अब तो ऐसा नहीं है कि आपको खाने, अभी भूख लगा हुआ है हम आपको पानी दे दें काम चल जाएगा, नहीं ना। तो जो हंगर है, हंगर के लिए क्या होता है, सैटाइटी सेंटर में जीन एक्टिव होता है और वहाँ से आपको ब्रेन को खबर जाता है कि अरे भैया भूख लगी, तो आप खाना खाते हो। इस तरह से हर चीज़ का अपना है। आपको कहें आपको अभी बाजार से कोई चटपटा चीज़ खाना हो और आपको हम घर का दही चावल या कोई घर का प्रोडक्ट दें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो जीन है बाहर का खाने का चीज़ अभी मांग रहा है। जैसे लॉकडाउन में भी कितने लोग होंगे जो कहेंगे भैया हमको अभी खाना ये चाहिए वो चाहिए, मिलेगा कुछ नहीं, चुपचाप घर का खाओ, ठीक है, और बाहर का खाना भी नहीं, ठीक है, खुल जाए तो भी मत खाना। Indeed, this can be extended to the observation that introduce a DNA binding sequence with nucleosome, increasing accessibility of adjacent region, the region of the DNA bound. जो DNA बाउंड है उसकी accessibility के लिए क्या होगा, न्यूक्लियोसोम से वो हिस्टोन क्या होगा, स्लाइड होगा। कैसे स्लाइड होगा हम अपकमिंग स्लाइड्स में आपको बताएंगे, ठीक है। तो this propensity of DNA with nucleosome to breathe has important function consequence to all DNA binding protein that operate in chromatin environment. In particular, the dynamic breathing of nucleosome play an important role restriction advancement of RNA polymerase during transcription elongation. So transcription तभी होगा जब ये अनरैप होगा। अनरैपिंग का टाइम क्या है, बहुत ही फ्यू सेकंड के लिए है ना, मिली सेकंड के लिए है, ठीक है, मात्र 10 से 50 मिली सेकंड तक होगा और उसके बाद तुरंत बंद हो जाएगा। तो अनरैपिंग क्या है, बहुत ही लंबे टाइम के लिए अनरैप हो जाता है और रैपिंग बस छोटे से समय के लिए होगा। तो इसी टाइम पे आपका क्या होगा, जीन का प्रोटीन बन सकता है, ठीक है। चलिए, सो न्यूक्लियोसोम फ्री रीजन। अब न्यूक्लियोसोम फ्री रीजन क्या होता है कि सपोज आपने वहां से क्या किया, पूरा का पूरा जो हिस्टोन है उसी को आपने इविक्ट कर दिया। तो हिस्टोन इविक्ट हो जाने का मतलब क्या, वहाँ हिस्टोन है ही नहीं, तो वो क्या होगा, आराम से वो जो रीजन होगा आराम से वहाँ से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं वो क्या होंगी, खुला रहेगा। और यहाँ पर आपका देखिए H2AZ, H2A का क्या है, वेरिएंस है और इसमें बस थोड़ा सा का चेंज है। और क्या चेंज है आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। H2A का वेरिएंस क्या है, H2AZ, और इसमें सिर्फ एक अमीनो एसिड का डिफरेंस है और वह एक अमीनो एसिड क्या है और कैसे वेरिएंट्स क्रिएट करता है ये आपको हमें बताना है, ठीक है। चलिए, सो न्यूक्लियोसोम मॉडल फॉर जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन। सो डियर फ्रेंड, दिस इज योर कोर। सो कोर में क्या है, वही आपका आठों है, H2A, H2B, H3 एंड H4 ईच 2। लिंकर डीएनए क्या है, ए वाला, और ए क्या है आपका H1। तो ये सब मिल करके कितना बना देगा, 200 बेस पेयर। और ये ऑक्टामर कितना होगा, 146 या 47 जो बोल लो, ठीक है। और एक लिंकर कितना होगा, जब ए और ए दोनों जोड़ोगे तो 166। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं ही पूछूंगा और आपसे पूछूंगा और नहीं जवाब दोगे तो कूटूंगा भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। सो नाउ you have to understand this H2B और यह H2B है, this is H2A, this is H2A and same composition में क्या होगा, ये histone octamer will arranged and this is your octamer, this is your DNA fragment and then this will wind and leads to formation of nucleosome. This is the bead like a structure and this is 30 nanometer chromatin structure, okay। So अच्छे से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सो देखो ये आपका डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। बी डीएनए कितने एंगस्ट्रॉम का होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियोसोम का बीड बनना शुरू हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियोसोम बनेगा तो वो कितने एंगस्ट्रॉम का होगा, 110 एंगस्ट्रॉम का या 11 नैनोमीटर आप बोल सकते हो, ठीक है। अब 30 nm का क्रोमाटीन बनेगा, क्रोमाटीन 5 है, और ये फर्दर जाएगा स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, जो लूपिंग होगी और उसके बाद
यह क्या होगा, देखिए मेटाफेज क्रोमोसोम की तरफ जा रहा है और यह एंट्री पॉइंट है और ये मेटाफेज का बिल्कुल मिड पॉइंट है। लेट मेटाफेज में आप क्या देख रहे हैं, पूरा एकदम अच्छे से क्रोमोसोम बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब यह क्रोमाटिड और यह क्रोमोसोम, समझ में आया? चलिए ठीक है, और सेम इसको समझने के लिए मैंने ये यूसी सत्यनारायणा से कट करके यहाँ पे लगाया हुआ है। सेम चीज़ है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये भी वही चीज़ है, कैसे कैसे एक पर्टिकुलर डीएनए धीरे 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 क्रोमोसोम में चेंज कर गया। ठीक है, चलिए सो अब थोड़ा सा बात करना है ईपी अलील्स। अलील तो आपको पता है, अब ध्यान से देखो, एक अलील ए है और एक अलील ए है। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन these two alleles? These two alleles are basically same. जीनोटाइपिंग करोगे तो दोनों का सेम सीक्वेंस आएगा, बट इपीजीनोमिकल सीक्वेंस करोगे तो तुम्हें अंतर मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, साइटोसिन मिथाइलेटेड है। ठीक है, तो डीएनए मिथाइलेशन ईपी एलील यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो, यह है न्यूक्लियोसोमल ईपी एलील। EP allele 1 and 2 both are having as like nucleosome model, but EP allele 2 have only 2 nucleosome, but EP allele 1 have 3. So this also again number of nucleosome also matters a lot, है ना? अब चलिए देखते हैं हिस्टोन एसिटाइलेशन EP allele। अब हिस्टोन एसिटाइलेट होगा तो क्या होगा? ठीक है, एसिटाइलेशन ऑलवेज लीड्स टू जीन फंक्शन। कैसे, आगे अपकमिंग स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, देखिए ये पहले नंबर पे नहीं है, ये दूसरे नंबर पे एसिटाइलेशन है और यहाँ पहले नंबर पे एसिटाइलेशन है, तो ये हो गया, ये भी एक तरह का अंतर है ना। अब है हिस्टोन मिथाइलेशन ईपी एलील, यहाँ पे सेम है बट हिस्टोन नंबर 2 इज मिथाइलेटेड एंड इधर हिस्टोन नंबर 1 इज मिथाइलेटेड। सो दिस ऑल्सो These all are EP alleles। ठीक है, समझ में आया? और इसके बारे में और बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आपको नहीं बता सकते बिकॉज यू आर जस्ट MSc स्टूडेंट। एंड इसके फिनोटाइप्स कैसे आ सकते हैं, जैसे पैराम्यूटेशन एग्जाम्पल है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, कीमोटैक्सिस होता है, पौधों में भी बहुत। अब यहाँ पे एक डीएनए मिथाइलेशन की स्टोरी देखते हैं। सैम आता है, सैम क्या है, एस एडिनोसिल मेथायोनिन। ठीक है, सैम क्या करता है, मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है, तो साइटोसिन क्या हो गया, 5 मिथाइल साइटोसिन में कन्वर्ट कर गया। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सैम। ये कॉल जीरो क्या है, अरबिडोप्सिस थैलियाना का इकोटाइप है। ठीक है, कॉल जीरो एक वाइल्ड टाइप है। ठीक है, वाइल्ड टाइप में आप देख सकते हो यहाँ पे ये है जीसी कंटेंट। जीसी कंटेंट किससे कंट्रोल हो रहा है, मिथाइल ट्रांसफरेज 1 दैट इज मेट 1। ठीक है, और CHG नॉन जीसी कंटेंट में जो डीएनए मिथाइलेशन होता है वो होता है इससे, CHG से या CHH से। ठीक है, ये दोनों मिथाइल ट्रांसफरेजेस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। H स्टैंड फॉर, यहाँ पे जो H है उससे क्या लेना देना है, H में ATC कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पे क्या हुआ वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जस्ट ट्राई टू सी these two pie charts. So as you can see here that in col0 the GC percentage is 56%. As MET1 is get mutated, this methyl transferase gene is mutated, and as you can see here that the GC content is just reduced. And यहाँ देखिए यहाँ पे कितना था, 22% था, ड्रास्टिकली पहुँच गया 63 पे। तो ए से मिथाइलेशन क्या होता है, इम्पैक्ट करता है सेल पे। ऐसे जब प्लांट्स पे या किसी मॉडल ऑर्गेनिज्म पे, ये कॉल जीरो क्या है, अरबिडोप्सिस थैलियाना का एक इकोटाइप है। तो कॉल जीरो में आप देख सकते हैं एक जीन के म्यूटेशन पे जीसी कंटेंट ही गायब हो गया। तो जीसी कंटेंट गायब हो गया तो पूरा का पूरा खेल खत्म। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब एक और छोटी सी बात बताना, लिंकिंग एंड रीडिंग नंबर मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज आई विल टेक अनदर लेक्चर ऑन डीएनए टोपोलॉजी, देयर आई विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स। ओके, जस्ट आपको याद रखना है कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, दो तरह की सुपर कॉइलिंग डीएनए में होती है। जैसे कि आपका फ़ोन होता है,
फ़ोन का जो नीचे स्ट्रिंग लगा हुआ था, अगर आपके यहाँ वो वाला पुराना वाला फ़ोन हो, ठीक है, जो रिसीवर जिसमें लगा हुआ था उसमें तार लगा हुआ रहता था, तो तार जो है वो समझो क्या है, उसी तरह से उसको घुमाओ तो उसमें गांठें जो हैं वो क्वाइलिंग की तरह है। तो जब आप हिस्टोन को आप डालोगे नॉर्मल डीएनए पे, तो जैसे ही डीएनए हिस्टोन कोर क्या करेगा, जैसे ही बाउंड करेगा आपके डीएनए से, तो वहाँ पे क्या होगा, निगेटिव सुपर क्वाइलिंग होगी। और दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू। और आप दिमाग में डाल लो, जब भी हिस्टोन कोर बाइंड करेगा डीएनए से, तो एल के जीरो जो था वो -1 यानी नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग होगी। अनबाउंडेड होगा तो पॉजिटिव सुपर क्वाइल होगा। जैसे ही बाउंड किया एक नेगेटिव सुपर क्वाइल होगा। समझ में आई बात? चलिए, यही है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब है हिस्टोन। हिस्टोन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। हिस्टोन लाइक ट्रिप्टोफान, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है, ठीक है। दे आर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एसोसिएटेड विथ क्रोमोजोम, ठीक है। दे आर वेरी रिच इन बेसिक प्रोटीन्स। अच्छा, एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है, हिस्टोन और डीएनए में इंटरेक्शन क्यों है? इसका रीजन यही है कि डीएनए इज एसिडिक इन नेचर एंड हिस्टोन इज बेसिक इन नेचर। सो एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट। तो जो क्रोमोजोम है इस सॉल्ट फॉर्म है अगर देखा जाए तो, इसीलिए क्या है, न्यूट्रल है। क्रोमोजोम कभी काम करता है? नहीं करता है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइज हो रहा है आपका हिस्टोन से डीएनए बाइंड करके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो करके सारा चीज़ न्यूट्रल, कोई फंक्शन नहीं। और फिर क्या होगा, जब ये हिस्टोन हटेगा तो डीएनए फिर से फ्री होगा, फिर से एसेसेबल होगा और फिर से काम शुरू करेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि किस में क्या है, किस में क्या नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जानने के लिए कि न्यूक्लियोजोम का जो रिपीट लेंथ है वो कितना है, ह्यूमन में कितना है। इसलिए हम लोग रफली ह्यूमन के केस में जब लेते हैं तो 120 लेते हैं, ड्रोसोफिला में 180 है, सी अर्चिन में बहुत ज़्यादा है ना। तो ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप यहाँ पे बस कुछ नहीं, ये वाटसन से कट करके मैंने लगाया था ताकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। और ये रहा आपका लैलेंजर का कट किया हुआ, इसमें आपको ये पता चलेगा कि किस H1 में सबसे ज़्यादा लाइसिन होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको रटना नहीं है, ये पॉइंट आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। लाइसिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? H1 में। तो H1 का मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि लाइसिन अर्जिनिन क्या होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जब हम आपको हिस्टोन मॉडिफिकेशन बताएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको इतना समझ में आया, ठीक है। तो हिस्टोन आर हाईली मॉडिफाइड प्रोटीन and modification include acetylation, methylation, phosphorylation. I will discuss it in entirely different, so don't worry about these things, okay. I will discuss it, okay. So 5 major histone associated with eukaryotes, that is H1, H2A, H2B, H3 and H4. These 4 will form octamer and this is form as a, पता है H1 का काम क्या है? समझो कि तुम लगातार ऊन बांध रहे हो, ठीक है, एक गोले पे क्या कर रहे हो, कोई एक गोला सा कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या कर रहे हो, आप डीएनए को रैप कर रहे हो। तो अगर लगातार रैप करते रहोगे तो हो सकता है कभी उलझ जाए, तो आप हर रैपिंग के बीच में क्या डाल रहे हो, H1 डाल रहे हो, ताकि खुले तो H1 आराम से बाहर चला जाए और डीएनए क्या हो, आसानी से रैप कर सकें हम, ठीक है। समझ में आया? चलिए, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि 2 तरह के मॉडल्स होते हैं, सोलेनॉइड मॉडल होता है और जिगजैग मॉडल होता है। ये दोनों मेथड से क्या होता है, आपका न्यूक्लियोजोम फॉर्म करता है, ठीक है। जो 30 nm का जो क्रोमाटिन फाइबर है वो ये दोनों नेचर में बन सकता है, ठीक है। चलिए, अब है न्यूक्लियोजोम असेंबली के बारे में पढ़ लें, ठीक है, कैसे असेंबल होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर watching part 2. Just wait, I will give you the part 3rd that will cover nucleosome assembly. Thank you so much.